नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2018 दिसंबर का पेपर 1 जो है ये हम सॉल्व करेंगे। इसका हिंदी का भाषा 2 ये भाग हम उठाएंगे आज और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगी वो इसकी जो ऑफिशियल कीज है सीटेट की वही बताऊंगी, तो आप इनको ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो गद्यांश आते हैं भाषा 2 में, अनुच्छेद और गद्यांश जो है उनको हम नहीं लेंगे पूरा, सिर्फ हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। अगर गद्यांशों में जो संधि या फिर जो प्रत्यय उपसर्ग इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जो व्याकरण से संबंधित है उनको हम उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 से स्टार्ट है ये, 121 नंबर से। तो 121 वह प्रश्न जो है इसमें ये पूछता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, ऑप्शन है आपके, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें या मानक वर्तनी में लिख सकें। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें जो लिखने का कौशल है उसकी जो सीमा है वो कहाँ तक होनी चाहिए? सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ठीक है, सुंदर अक्षरों में लिख सके तो अच्छी बात है, लेकिन ये उसकी सीमा नहीं हुई ना। छोटी कहानी लिख सके तो वो भी इसकी सीमा नहीं हुई। ठीक है, मानक वर्तनी में लिख सके तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। तो 121 का आंसर नंबर 3 जो है वो सही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 122वें क्वेश्चन पर। इसमें बोलता है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें या कही या लिखी गई बात को शब्द से कह सकें। तो जब भी कोई बच्चा हिंदी भाषा सीखता है तो अपना शब्द भंडार जो है वो तो विकसित करता ही करता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों को याद जो करना है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो भाषा सीखा है। ठीक है, कही या लिखी गई बात को शब्द से कह और लिख सके ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या है कि कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। कि कोई भी बात अगर कोई कहता है या लिखता है तो उसमें उसकी जो आलोचनात्मक दृष्टि है, मतलब उसके जो पीछे का इंटेंशन है वो उसको अच्छे से परख सके कि उस बात को कहने के पीछे क्या उद्देश्य है या लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 122 का आंसर नंबर 3 सही होगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123, 123। इसमें ये पूछता है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? कि प्राइमरी क्लासेस में जब आप हिंदी भाषा सिखाएंगे बच्चों को तो वहां पर किस बिंदु पर सबसे ज्यादा आप बल देंगे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये तो छोटे जो बच्चे हैं उनको मुहावरे और लोकोक्तियां याद कराना ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने छोटे बच्चे उनको याद कर भी नहीं सकते अच्छे से। ठीक है, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं, तो प्राथमिक स्तर पर इन पे भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता ये ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो मानक वर्तनी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा यहाँ पर इन दोनों में क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें आंसर वही देना है जो ज्यादा बेटर लगता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर क्या है, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। मतलब किसी बच्चे को अगर हम हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो उसको उसका सौंदर्य जो है उससे परिचित करवाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, भाषा की तरफ उसको भाषा पसंद आएगी, उसका सौंदर्य से वो परिचित होगा, तभी उसको इंटरेस्ट जो है ज्यादा जागेगा उसका भाषा सीखने के लिए और वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का शिक्षण कर सकता है। ठीक है, तो 123 का आंसर नंबर 3
आपका सही रहेगा। इसके बाद है पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो जो पहली कक्षा होती है उसकी पाठ्य पुस्तक में ज़्यादातर बच्चों को जो है, आपने देखा होगा, कहानियाँ जो होती हैं वो होती हैं पहली कक्षा में। बच्चों को कहानियाँ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कहानी के माध्यम से हम उनको भाषा सिखाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। बाकी के आंसर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पहली कक्षा में नाटक जो है वो इतना वो भी ठीक है, बट इतना ज़्यादा कहानी से बेटर जो है वो नाटक से नहीं सीख सकता। तो कहानी और नाटक में देखें तो हम कहानी ज़्यादा बेटर है। डायरी, तो डायरी नहीं समझ आएगी पहली कक्षा के बच्चों को डायरी लिखना। निबंध जो है पहली कक्षा में निबंध भी नहीं आते हैं, तो निबंध पे भी जोर नहीं देंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या देंगे, कहानी पर। तो 180 का आंसर नंबर 1 आपका ठीक रहेगा, 124 का। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 125 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछता है आपसे, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो जो पढ़ाई का जो प्रारंभ होता है वो किससे होना चाहिए, अक्षर से, शब्द से, वाक्य से या अर्थ से। तो इसका जवाब होगा अर्थ से। ठीक है, कि कोई भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको अर्थ समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, भले ही आपको पूरा वाक्य बनाना आता है नहीं आता, शब्द अक्षर जो आपके हैं क्लैरिटी है या नहीं है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अर्थ। अगर आपको अर्थ ही समझ नहीं आएगा तो आप कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो 125 का आंसर नंबर 4 जो है वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 126। 126 में पूछता है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, ठीक है, भाषा अर्जन में। तो देखते हैं, यह एक सहज प्रक्रिया है, ये तो ठीक है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह भी ठीक है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी ठीक है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, उचित नहीं है पूछा है, तो बच्चों को नियम बनाना हम नहीं सिखा सकते। जो पहले से बनाए हुए नियम है, बच्चा उनको आत्मसात तो कर सकता है, उनको याद कर सकता है, लेकिन नए नियम नहीं बना सकता। और हम भी नए नियम किसी भाषा के लिए नहीं बना सकते। तो नियमों को बनाना जहाँ पर ऑप्शन में आ जाए वो तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, 127। इसमें पूछता है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षर का ज्ञान होना, शब्द का ज्ञान, वाक्य की संरचना या फिर अर्थ की अभिव्यक्ति। तो ये तो देखने से पता चल जाता है, अर्थ की अभिव्यक्ति। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ। तो लिखना जब भी आए तो अर्थ की अभिव्यक्ति, जो बच्चा लिख रहा है तो वो जो कहना चाहता है उस बात का जो उसका अर्थ जो है वो अच्छे से उसको अभिव्यक्त कर सके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 128 वह प्रश्न जो है इसमें पूछता है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया था भाषा विकास का। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या है, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी हमें पता है पियाजे ने दी थी संज्ञानवादी की थ्योरी। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, समाज और सांस्कृतिक पक्ष दिया था, सोशल कल्चर थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर 2, 128 का 2 ठीक रहेगा, समाज सांस्कृतिक। इसके बाद आ जाते हैं हम 129वें प्रश्न पे। इसमें पूछता है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। मतलब जो बहुभाषिक कक्षाएं जो होती है वहाँ पे घर की भाषा यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है, आप उसको स्थान अगर देना चाहें तो आप बच्चों को क्या करने को बोलेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा को शब्दों को अपनी भाषा में कहो, आप उनको बोले ऐसा बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो यहाँ पर तो आप हिंदी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, घर की भाषा को स्थान देने के लिए यानी कि उनकी मातृभाषा को। तो इसका आंसर नंबर होगा 4, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। आप उनको ये बोलेंगे, यानी कि आप उनको चांस दे रहे हैं कि वो अपने जो घर में बोले जाने वाली भाषा है उसका भी प्रयोग कर सके। ठीक है, इतना समझ आता है आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं 130वां प्रश्न है।
इसमें पूछता है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। मतलब जो 5वीं क्लास का जो बच्चा है, 5वीं कक्षा का बच्चा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उसकी भाषा का विकास कैसा हुआ है, उसका आकलन आप करना चाहते हैं, तो आप उसको इन निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, झूरी के कितने बैल थे। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, 1 थे, 2 थे या 3 थे, वो तो बस नंबर से बता देगा, तो इसमें ज़्यादा आकलन आप नहीं कर पाएंगे। जूरी के बैलों के नाम बताइए, तो नाम में भी आप भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे। गया कैसा व्यक्ति था, तो गया कैसा व्यक्ति था वो भी एक लाइन में आंसर दे सकता है, इसमें भी हो जाएगा आकलन। इन दोनों से बेटर है, बट इतना अच्छे से नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा, हीरा समझदार था या मोती, और क्यों। तो जहाँ पर क्यों वर्ड पूछा जाए, क्यों में बच्चा जो है अपना अपने विचार आपके सामने व्यक्त करेगा भाषा का प्रयोग करते हुए। तो ऐसे जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा के आकलन करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर होगा 130 का 4। ठीक है, इसके बाद आते हैं 131वें प्रश्न पे। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो इसका आंसर रहेगा 4, क्योंकि हम जब भी हिंदी भाषा का आकलन करेंगे तो हम ये जानेंगे कि कोई भी भाषा का आकलन करते टाइम कि उस भाषा का जो प्रयोग है, ठीक है, वो बच्चा कैसे करता है और उसके प्रयोग करने में क्या क्या गलतियां करता है। ठीक है, तो 4 इसका आंसर होगा 131 का। आगे बढ़ते हैं, 132वां प्रश्न है अगला। इसमें पूछता है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करता है शब्दों को। ठीक है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, कि उसे पढ़ना नहीं आता इसलिए वो बार बार रिपीट करता है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, या वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। अगर तो इसमें से देखो, अगर उसको पढ़ना ही नहीं आता तो वो पहली बार भी कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि वो शब्द पढ़ तो रहा है लेकिन 2 बार पढ़ लेता है या 3 बार पढ़ देता है एक ही शब्द को। ठीक है, तो ये वाला आंसर तो रॉन्ग होगा कि उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा भी नहीं है, वो पढ़ रहा है। ठीक है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो ये आंसर सही रहेगा इसका, क्योंकि उसको हो सकता है एक बार पढ़ने पे उस शब्द का अर्थ जो है वो समझना आए, इसलिए वो उसको दोहराता है 2-3 बार। ठीक है, तो 132 का आंसर नंबर 3 जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम भाषा को सीखते हैं या सिखाते हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, या भाषा का परिवेश। तो आप ध्यान से देखिए, पाठ्य पुस्तक तो थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी ही करेंगी भाषा सीखने में। भाषा का आकलन, तो आकलन यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि भाषा को आप अभी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो आकलन तो सबसे लास्ट में होता है ना, जब भाषा पूरी तरह सीख जाएंगे। तो सीखने टाइम में आकलन का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, भाषा शिक्षण की पद्धति ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा का जो परिवेश है ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। तो भाषा का आकलन जो है वो यहाँ पर आंसर रहेगा, कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कम है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद 134वां प्रश्न। 134 प्रश्न में पूछता है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो भाषाओं की जटिलताओं को स्वीकार करें, विषमताओं को, विविधताओं को, या सराहनाओं को। तो ये तो आपने बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली बात है, आपने कितनी बार ये वर्ड सुना भी होगा कि हिंदी, हमारा जो भारत है विविध विविध भाषाओं का देश है, विविधता है भाषाओं की यहाँ पर। तो हम शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है पहले ऑप्शन से ही पता चल गया। अगर आप आगे भी देखते हैं तो आगे भी देखते हैं, और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, तो ये भी यहाँ पर सूट कर रहा है, फिट बैठ रहा है। तो 134 का आंसर नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में हमारे यहाँ पर अनुच्छेद हैं। तो अब मैंने आपको बोला था कि पूरे अनुच्छेद हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें से जो मेन क्वेश्चन है उनको देख लेंगे।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और रह गया शायद हमारा 135वां क्वेश्चन। इसमें पूछता है पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। कि पहली कक्षा के बच्चे हैं, उनके साथ आप कविता गायन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्द से दोहराए, तो ये तो मुश्किल है, पहली कक्षा का बच्चा पूरी तरह से कविता एक बार में याद नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। हाँ, ये थोड़ा बहुत चल सकता है कि आप उससे प्रश्न पूछें। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो है, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो हम हमें चूज करना पड़ेगा 2 और 3 में से कोई। तो 2 और 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3। क्यों? क्योंकि हम जब कविता बच्चों को सिखाते हैं, तो पहली कक्षा के बच्चों को, तो जो पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उन वो जो है आसानी से प्रश्न जो है उनके उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, पूरी कविता में क्या क्या शब्द आए थे वो ऐसे शब्द जरूर बता सकते हैं। और कविता का मेन उद्देश्य भी यही होता है कि शब्दों की नॉलेज करना। ठीक है, सब शब्द भंडार जो है उसका विकास करना, ये ज्यादा फिट बैठता है। तो 135 का आंसर होगा 3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका अनुच्छेद है, ये हम पूरा नहीं देखेंगे अनुच्छेद, बस इसमें से देख लेते हैं ग्रामर का कुछ है तो। इसमें ये क्वेश्चन है कि विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से डैश शब्द बनेगा। तो ये व्याकरण का है, तो इसको देखते हैं। एक प्रत्यय लगाने के बाद विचार में हमेशा क्या होगा, विचारिक होगा, विचारिक होगा, वैचारिक होगा या वैचारिक होगा। तो इसका सही आंसर है वैचारिक होगा। वैचारिक, इक लगाया है तो छोटी ई की मात्रा आएगी रिक। और इस तरह के जो संधि होती हैं उसमें क्या होता है, वी वी जो है यहाँ पर वी का वै हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने संधि और जो आपको समझाए हैं प्रत्यय, आप वो वीडियो देखना तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। इसके बाद है ईमानदारी शब्द। कहता है ईमानदारी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर आएगा भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी किसी भाव को बता रही है, भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक नहीं, किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं दे रही ईमानदारी। समूहवाचक नहीं, किसी ग्रुप की भी नहीं दे रही। जाति भी नहीं बता रही कोई कि, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रही है, ईमानदारी एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसा शब्द जो भाव बताता है उसको भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दूसरा अनुच्छेद है, उसके ऊपर कुछ प्रश्न है, तो हम इसमें से भी नहीं देखेंगे, खाली कुछ ग्रामर का है तो देख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक आया है रोजी रोटी। रोजी रोटी जो शब्द है वो क्या है। मैं आपको पूरा अनुच्छेद इसलिए नहीं करा रही क्योंकि बहुत आसान है, और अनुच्छेद को पढ़ने में, उनका आंसर देने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम अभी नहीं दे पाऊंगी मैं आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इसके, अगर पेपर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसके मतलब आंसर जो है मिल जाएंगे। अनुच्छेद में सिर्फ बहुत इजी अनुच्छेद आते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। हाँ, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ने पड़ते हैं, एकाग्र होकर पढ़ने पड़ते हैं। कई बार वो थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लेता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी रोटी शब्द जो है। रोजी रोटी, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संज्ञा नहीं होते, सर्वनाम नहीं होते, विशेषण भी नहीं होते, क्या होते हैं, शब्द युग्म। ठीक है, शब्द युग्म कहते हैं इनको, जो एक साथ आते हैं, रोजी रोटी, पानी वानी। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, डैश डैश नहीं है, सॉरी, इस वाक्य में निपात क्या है। तो कुछ ठेकेदारों ने तो जो है वो निपात है। यहाँ मैंने निपात के बारे में भी वीडियो दी है, आप उसको देख सकते हैं, निपात क्या होते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।